हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट यानी पर्यावरणीय व्यवस्थापन, यह चैप्टर हमारा चालू है। इकोसिस्टम रिव्यू, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का भी कुछ पार्ट हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा। अब हम क्या देखने वाले, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल में देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब पर्यावरण संवर्धन की जरूरत, ऐसा हम बोल सकते हैं। संवर्धन, कंजर्वेशन मतलब संवर्धन करना, जतन करना, वो होता है कंजर्वेशन। अब इसकी क्या जरूरत है, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करने की क्या जरूरत है, चलिए देखते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स दूंगा और उससे एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। अवेयरनेस इन पब्लिक अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, क्या बोला है, अवेयरनेस इन पब्लिक। अवेयरनेस मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जागृति। जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। जनरल पब्लिक को, सामान्य जनता को कुछ रूल्स पता नहीं है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की, मतलब क्यों जतन करना चाहिए, क्या रूल्स है, उसके लिए नियम क्या है, इसके बारे में वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहभागी होना जरूरी है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पब्लिक मूवमेंट, इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की पब्लिक मूवमेंट होनी चाहिए। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ओनली इफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम्स एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। इसका मतलब अगर ये चळवळ बन गई, लोक चळवळ बन गया, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, अगर लोक चळवळ बना तभी हम पर्यावरण से निगडित जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, उनका समाधान निकाल सकते हैं। वैल्यूज शुड बी इम्बेडेड इन चिल्ड्रन, क्या बोला है, चिल्ड्रन में वैल्यूज मतलब मूल्य रुजू करनी चाहिए। कैसा बोल सकते हैं हम, फॉर दिस पर्पज वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, नॉलेज अबाउट इट, ईटीसी शुड बी इंडिकेटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड। क्या बोला है, अगर हम बचपन से ही छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ मूल्य अगर हम रुजू करते, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, पर्यावरण विषय प्रेम, पर्यावरण विषय माहिती और सकारात्मक दृष्टिकोण, ऐसी जी मूल्य है हमें क्या करनी चाहिए, बचपन से ही बच्चों में रुजू करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो आने वाली पीढ़ी है वो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए तत्पर रहेगी। मतलब उनको पता होगा कि पर्यावरण का संरक्षण क्यों करना चाहिए और किस इससे क्या फायदा होता है। अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, और हम इसलिए क्या करना चाहिए, एजुकेशन के द्वारा अवेयरनेस करना चाहिए। हम क्या बोल सकते हैं, so as to achieve this it is necessary to increase the awareness through education। मतलब हमें शिक्षण के द्वारा, जो शिक्षण होता है हमारा, उसके द्वारा हमें जन जागृति करना जरूरी है। अगर हम एजुकेशन के द्वारा अवेयरनेस करेंगे तो बच्चों को बचपन से ही पता चलेगा, स्कूल में ही उन्हें पढ़ाया जाएगा कि इन्वायरमेंट का संरक्षण और जो जतन है वो क्यों करना चाहिए, उसका जो संवर्धन है वो क्यों करना चाहिए और हमारे लिए कितना जरूरी है। ऑल कंट्रीज एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्या बोला है, टुडे ऑल द डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जग में जितनी भी विकसित या विकसनशील या फिर अविकसित देश है उन सब ने पर्यावरण का रक्षण करने की जवाबदारी स्वीकार कर ली है। तो इसके आगे उन्होंने क्या किया है, their efforts are in that direction, they have defined the future plans about environmental protection and have constituted the necessary laws। उन्होंने क्या किया है, भविष्य में हम किस तरीके से पर्यावरण का रक्षण कर सकते हैं इसके लिए कुछ धोरणे भी निश्चित किए और उसके लिए उन्होंने कुछ लॉज भी बनाए। वो लॉ, कुछ लॉ हम देखने वाले आगे जो हमारे इंडिया में बनाए हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री मतलब, हिस्ट्री तो पता है हमें, इतिहास की किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण का ये जो सिलसिला है शुरू हुआ, मतलब कायदेशीर रीत्या। तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संगठना यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट, उन्होंने स्टॉकहोम में एक परिषद का आयोजन किया था। वहां पे पहली बार जो पर्यावरण के ऊपर समस्या है उसकी चर्चा हुई और उससे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी की स्थापना की गई। और उसके बाद भारत में चौथी पंचवार्षिक योजना, वहां पे पर्यावरण विषयक चर्चा की गई, पर्यावरण विषयक प्रश्नों पे चर्चा की गई और वहां से क्या हुआ, स्वतंत्र पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। फिर 1985 से क्या हुआ, पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए, जैसे क्या बोलते हैं हम, वन विषयक कार्यक्रम, उनका प्रवर्तन, प्रबोधन, ये सारे काम उन्होंने शुरू कर दिए। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हिस्ट्री हो गई। ये आपको बुक में दिया गया है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में क्या बोला है, नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन।
मतलब पर्यावरण संवर्धन की जरूरत क्या है, 2 पॉइंट्स दिए गए। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, हमारे निसर्ग का संतुलन रखने के लिए, समतोल रखने के लिए इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करने की जरूरत है। और टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, और कुछ नैसर्गिक और मानव निर्मित जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए भी हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की जरूरत है। अभी 4 बॉक्सेस जो है ब्लैंक है, मतलब एम्प्टी बॉक्सेस है, वो हमें फिलअप करने। चलिए एक एक करके फिलअप करते हैं। और एक कैन बोल सकते हैं हम, टू मेंटेन द क्लीन पोल्यूशन फ्री एयर वाटर एंड लैंड, अगर हमें स्वच्छ प्रदूषण विरहित हवा, पानी और जमीन चाहिए तो हमें इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करना होगा। और क्या है, टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, नैसर्गिक संसाधनों का जतन करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए भी हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, हमें जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए और जैव विविधता का संवर्धन करने के लिए भी इन्वायरमेंट का संवर्धन करना चाहिए। जैव विविधता मतलब हमें पता है विविध प्रकार के जीव, सजीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वनस्पति, प्राणी हमारे इन्वायरमेंट में होते। ये जो डाइवर्सिटी, ये जो विविधता है, इसे ही बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कहा जाता है। टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर टू नेक्स्ट जनरेशन, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अगर हमें सस्टेनेबल फ्यूचर देना है, मतलब टिकाऊ, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, अभी शब्दशः अर्थ टिकाऊ होता है उसका, हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा फ्यूचर, ऐसा भविष्य जो कि जल्दी खराब ना हो, ऐसा फ्यूचर अगर हमें उन्हें देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अगर अभी हम इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करेंगे तो हमारी जो आगे वाली पीढ़ियां है उन्हें भी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, मतलब अच्छी लाइफ, अच्छी जिंदगी उन्हें मिलेगी। तो ये हो गया नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ये सारे पॉइंट ऑफ नोट डाउन करके लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब पर्यावरण संवर्धन आपली सामाजिक जबाबदारी, हमारी सामाजिक जबाबदारी ऐसा हम बोल सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक जवाबदारी। इसमें कुछ पॉइंट्स है, क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्टेड सिंस ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, इसका मतलब क्या है, पर्यावरण और मानव इनका संबंध कब से है, जब से ह्यूमन का अस्तित्व है, जब से मानव का अस्तित्व है तब से हमारा मतलब ह्यूमन का और इन्वायरमेंट का संबंध है। Human being has become supreme on the earth due to his intelligence, memory, imaginations, creative ability, etc. क्या बोला है, ह्यूमन बीइंग मतलब जो मानव है, जो इंसान है, उसने अपना वर्चस्व निर्माण किया धरती पे। जो बाकी के प्राणी है, बाकी के जानवर है, उनके मुकाबले में इंसानों का वर्चस्व है, क्योंकि ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस मतलब उसकी क्या बोल सकते हैं बुद्धिमत्ता, मेमोरी यानी स्मरण शक्ति, इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, क्रिएटिव एबिलिटी यानी सृजनशीलता, ये कुछ गुण है जो कि इंसानों में है और उसी की वजह से इंसानों का वर्चस्व निर्माण हुआ है। ह्यूमन हैज यूज्ड अप नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट एनी थॉट, द डेवलपमेंट प्रोसेस हैव कॉज्ड एक्सट्रीम डैमेज टू द इन्वायरमेंट। ह्यूमन ने, मानव ने क्या किया, नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग हद से पार कर दिया, मतलब हद से ज्यादा कर दिया, बिना सोचे समझे, जितना चाहे उतना अपनी मर्जी से कर दिया। और जो डेवलपमेंट की, जो भी कुछ उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन किया, उसका असर क्या हुआ, इन्वायरमेंट का डैमेज यानी पर्यावरण को उससे धोखा पहुंचा, पर्यावरण का नुकसान हुआ। मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमंस, अब हमारी वजह से धोखा पहुंचा है, हमारी वजह से नुकसान हुआ है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मतलब इंसानों की, ह्यूमन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की पर्यावरण का रक्षण करे, पर्यावरण का बैलेंस यानी समतोल संभाल के रखे। सिंस वी हैव डिस्टर्ब्ड द इन्वायरमेंटल बैलेंस ओनली वी शुड थिंक ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हमने इन्वायरमेंटल का बैलेंस डिस्टर्ब किया है, हमने क्या किया है, पर्यावरण का जो समतोल है उसमें बाधा उत्पन्न की है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी, हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से पर्यावरण को, निसर्ग को संरक्षित कर सकते हैं, उसका संवर्धन हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब ये हमें सोचना है। और ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है जब से पृथ्वी निर्माण हुई है उससे कुछ साल बाद इंसान निर्माण हुए, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिक्स हमें नहीं पता, लेकिन धरती पहले से थी, पृथ्वी पहले से थी, उसके बाद इंसान आए, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, ये जो गुण है इसका इस्तेमाल करके जो बाकी के सजीव है उनसे अपना स्थान महत्वपूर्ण कर लिया, मतलब अपना वर्चस्व निर्माण कर लिया। और जो अपने गुण है उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, निसर्ग पे यानी नेचर पे भी प्रभुत्व निर्माण कर लिया। और जो निसर्ग ने, जो नेचर ने हमें साधन संपत्ति दी है उसका बेलगाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पूरे इस्तेमाल कर लिया। अपना सुखी समृद्ध जीवन जीने के कोशिश में उसने क्या किया, जो निसर्ग है उसको धोखा पहुंचाया, मतलब उसको डैमेज किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। जान के किया या फिर अनजाने में किया, लेकिन हमारे जो कुछ काम है इससे क्या हुआ, निसर्ग को धोखा पहुंचा है, निसर्ग की हानि हुई है। तो अब ये जो पर्यावरणीय समस्या है वो बढ़ती चली गई।
तो हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण का समतोल मेंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी वजह से बिगड़ा है। ये जो मेंटेन था पहले समतोल, वो हमारी वजह से बिगड़ा है, तो अब उसे फिर से मेंटेन करने का काम हमें ही करना होगा। उसका संरक्षण, उसका संवर्धन करने का काम हमें ही करना होगा। बहुत बार क्या होता है, हम जो कृति करते हैं, हमारी जो एक्शंस होती है, वो इन्वायरमेंट के लिए घातक होती है, पर्यावरण के लिए घातक होती है। और ये जो जनरल लोग होते हैं, सर्वसामान्य लोग, कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी एक्शन की वजह से इन्वायरमेंट को हानि पहुंच रही है। तो इसलिए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हमारी क्या है, सामाजिक जवाबदारी है। अभी आपको क्वेश्चन है नीचे, ये आपके लिए टास्क है। हाउ डू बटरफ्लाइज कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल बैलेंस। जो फूलपाखरू होते हैं, बटरफ्लाइज मतलब फूलपाखरू, वो पर्यावरण संतुलन के लिए किस तरीके से काम करते हैं, मतलब पर्यावरण का संतुलन मेंटेन करने में उनका क्या वाटा है, उनका क्या हाथ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, टास्क है, वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। लॉज इनेक्टेड अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसका मतलब पर्यावरण संवर्धन के लिए कुछ कायदे निर्माण किए। अभी वो कौन से कायदे? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यानी पर्यावरण संवर्धन कायदा या फिर वन संवर्धन कायदा, वन संवर्धन कायदा 1980। इसमें क्या बोला है, वन संरक्षण के लिए कुछ आरक्षित जगह होती है, अगर उस जगह का वापर किसी ने किया तो वो क्या हो सकता है, उस नियम का उल्लंघन हो सकता है। मतलब उस जगह का वापर करने के लिए कुछ बंधन है। एग्जाम्पल के तौर पे केंद्र सरकार की परवानगी के बिना हम खानकाम नहीं कर सकते। जो माइनिंग होती है, खानकाम, वो हम केंद्र सरकार के परवानगी के बिना नहीं कर सकते। अगर इस कायदा का भंग किया, मतलब अगर इस कायदा का तोड़ दिया, इस कायदे को तोड़ दिया, तो क्या होता है, हमें गुनहगार ठहराया जाता है और 15 दिवस की कारावास की शिक्षा भी हो सकती है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986। अब इसमें क्या बोला है, प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए, पर्यावरण को जो हानि पहुंचाने वाली व्यक्ति होती है या फिर कुछ संस्थाएं होती है, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए इस कायदा का निर्माण किया गया है, ये कायदा तैयार किया गया है। इस कायदा के अनुसार क्या है, अगर कोई भी उद्योग या फिर कोई भी कारखाना या फिर कोई भी व्यक्ति अधिक मापदंड, मतलब जो निर्धारित मापदंड है उससे अधिक अगर प्रदूषण करता है या फिर प्रदूषक के वातावरण में छोड़ता है, तो क्या होता है, वो गुनहगार होता है। उसको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अगर इस कायदे की जो नियम है, जो कलम है, अगर उनका उल्लंघन किया, मतलब अगर ये कायदा को तोड़ दिया, तो क्या होता है, उस व्यक्ति को 5 साल तक की शिक्षा हो सकती है, 5 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड भी उसको भरना पड़ सकता है। पर्यावरण विषयक जो कायदा है, उसकी प्रभावी अंमलबजावनी करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई है। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना 2010 में की गई है। एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अब ये क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब वन्य जीव संरक्षण कायदा 1972। इसके हिसाब से जो क्लॉज 49A मतलब कलम 49A, उसके हिसाब से क्या बोला है, ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज बीन कंप्लीटली बैन्ड। इसका मतलब जो दुर्मिळ प्राणी है, जो एनिमल दुर्मिळ होते जा रहे, अगर उनका व्यापार किया तो वो कायदे के विरुद्ध होगा। तो क्या किया है, दुर्मिळ जो प्राणी है उनके व्यापार पे निर्बंध लाए गए। अभी उसके नीचे दिया है क्लॉज 49B यानी कलम 49B। उसके हिसाब से क्या बोला है, जो वन्य प्राणी की कातड़ी से कुछ या फिर उनके अवयव से कुछ चीजें बनती है, मतलब कुछ वस्तु बनती है, उनके व्यापार पे बंदी लगाई गई है। और उसके नीचे 49C यानी कलम 49 को, उसके हिसाब से क्या बोला है, अगर कोई व्यापारी है, उसके पास अगर कुछ दुर्मिळ प्राणी से बनी हुई कुछ चीजें है या फिर कुछ ऐसी वस्तुओं का साठा है जो कि दुर्मिळ प्राणी के अवयव या फिर उसकी कातड़ी से बनी हुई है, तो उसको क्या करना पड़ता है, वो पहले जाहिर करना पड़ता है, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। और ऐसा करना भी क्या है, बंधनकारक है, मतलब उसको गवर्नमेंट को बताना ही पड़ेगा। अगर उसने छुपाया तो उस कायदा का उल्लंघन है, ऐसा माना जाएगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, साउंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रूल 2000। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण नियम और नियंत्रण नियम 2000। ये कुछ नियम है जो कि ऐसे ही बताए गए। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जैव वैद्यकीय कचरा, मॅनेजमेंट एंड हँडलिंग रूल 1998, व्यवस्थापन आणि हाताळणी नियम 1998, ई वेस्ट मतलब ई कचरा, मॅनेजमेंट एंड हँडलिंग व्यवस्थापन व हाताळणी नियम 2011। ये कुछ नियम है, कुछ लॉज है जो इंडिया में है। अभी ये सारे लॉज आपको बताने का क्या मतलब है, अभी हमने देखा था कि जनरल पब्लिक को, सामान्य जनता को पता नहीं होता कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की क्या लॉ है, प्रदूषण ना करने के,
पोल्यूशन ना करने के क्या लॉ है, क्या नियम है, उसकी सजा क्या है, ये सामान्य जनता को पता नहीं है। तो एजुकेशनल माध्यम से मतलब शिक्षण के द्वारा वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर वो बड़े होंगे तो आप उन्हें अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि वो बचपन में ही सीख रहे हैं ना। तो इसलिए हमें इस एक्ट के बारे में बताया गया है हमारी बुक में। तो ये एक्ट के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। भले आपको ये याद ना रहे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। और ये याद होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये एक्ट हमारे लिए है। अगर हम इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे तभी क्या होगा, इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्शन करेगा। अगर हम नेचर का कंजर्वेशन करेंगे तो नेचर हमारा प्रोटेक्शन करेगा। मतलब हम निसर्ग के ऊपर डिपेंड है। हमने देखा था पहले ट्यूटोरियल में, हमारा अस्तित्व किसकी वजह से है, निसर्ग की वजह से, नेचर की वजह से। तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये लॉज हमें बताए गए। चलिए अब आगे देखते हैं। द बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन, क्या बोला है, एक लहान माणूस की बड़ी गोष्ट या फिर स्टोरी, ऐसा हम बोल सकते हैं। एका लहान माणसाची मोठी गोष्ट, ऐसा इसका टाइटल है। अभी इसका पढ़ के नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आपको बता दूंगा कि ये क्या है, क्या स्टोरी है, कौन सा आदमी है। आसाम राज्य आपको पता होगा, आसाम राज्य में एक आदिवासी भटकी जमात है, उसमें जन्म लिया किसने, जादव मोलाई पयांग इस नाम के इंसान ने, और एक कर्तबगार इंसान था। 1963 में उसका जन्म हुआ। फिर उसने क्या किया, अपने 16वें वर्ष से ही क्या किया, जंगल में कामगार की तरह काम करना शुरू किया। और जो गांव के पास से ब्रह्मपुत्रा नदी उसके बहती थी, उसको महापुर आया था। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे जो सांप है, स्नेक, वो मृत्युमुखी पड़ गए, मतलब मर गए बहुत सारे सांप। तो इसके ऊपर उपाय की तरह उसने क्या किया था, उसने मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्या किया था, बांबू की 20 क्या किए थे, पौधे लगाए थे। मतलब बांबू के पौधे लगाए थे, बांबू में सांप रहते हैं ना, इसीलिए। फिर 1979 में क्या हुआ, फिर सामाजिक वनीकरण विभाग ने 200 हेक्टेयर के ऊपर वनीकरण का प्रकल्प शुरू किया। वनीकरण मतलब अफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ पौधे लगाना। और उसकी देखभाल करने के लिए, मतलब वो जो पेड़ लगाएंगे उसकी देखभाल करेंगे, उसमें जो मोलाई था वो भी एक कामगार था। बहुत सारे उसके अलावा भी बहुत सारे कामगार थे। फिर वो योजना बंद हो गई, मतलब अभी उनका काम हो गया, 200 हेक्टेयर पे उन्होंने वनीकरण कर लिया। लेकिन मोलाई ने अपना काम बंद नहीं किया, उसने अपना काम शुरू किया। उसने जो पौधे लगाए, बहुत ज्यादा पौधे लगाए, उनकी देखभाल की, और एक काम उसने वैसे ही चालू रखा। और उसी की वजह से क्या हुआ, ऐसी जगह थी जहां पे एक भी पौधा नहीं था, एक भी वृक्ष नहीं था, ऐसी जगह पे उस इंसान की वजह से 1360 एकड़ का जंगल तैयार हो गया। आप सोच सकते हो क्या, 1360 एकड़ का जंगल एक इंसान की कोशिश की वजह से तैयार हो गया। और आज आसाम में जोरहाट, यहाँ पे कोकिलामुख की जगह पे ये जंगल है, जो कि मोलाई की 30 वर्षों की अथक प्रयत्न की वजह से निर्माण हुआ है। और ये जो अतुलनीय कामगिरी उसने की, इसी के लिए उसे भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री ये अवार्ड मिला। पद्मश्री अवार्ड मतलब हम जानते हैं, पद्मश्री किताब होता है जो कि बहुत प्रतिष्ठित किताब है, उससे उसे सम्मानित किया गया। और आज जो जंगल है उसे मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, मोलाई जंगल। 1360 एकड़ में उसने वो जंगल निर्माण किया, अकेले इंसान ने। इसीलिए क्या कहा गया है, अनेक व्यक्ति मिलकर क्या कर सकते हैं, जंगल को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक इंसान ने अपने मन में निर्धारित कर लिया तो अक्खा जंगल तैयार कर सकता है। और ये जीवंत क्या है, उदाहरण है। हम बोल सकते हैं मोलाई, जादव मोलाई पयांग, इसने क्या किया, एक जंगल बना लिया खुद से, और इसलिए उसे अवार्ड भी मिला। तो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मतलब हमारे लिए क्या है, प्रेरणा स्थान है। हमें वन का संरक्षण, निसर्ग का संरक्षण, पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए। इसके लिए क्या है, प्रेरणा है हमारे लिए, हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपको चिपकू मूवमेंट के बारे में पता होगा, चिपकू मूवमेंट क्या है, इसके बारे में जानकारी लीजिए। आपके पास इंटरनेट होगा, इंटरनेट का सही इस्तेमाल कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। चिपकू मूवमेंट के बारे में आपको खोजना है, क्या है चिपकू मूवमेंट, कब हुई थी, क्यों हुई थी, और उसके बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त करनी है। ये भी आपके लिए टास्क है। तो आज के लिए मैंने आपको 2 टास्क दिए, एक तो बटरफ्लाई किस तरीके से इन्वायरमेंट का बैलेंस रखने के लिए मदद करते हैं, और चिपकू मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो ये 2 टास्क मैंने आपको आज दिए है। तो बस हो गया, आज के लिए इतना काफी है। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्या देखेंगे, बायोडायवर्सिटी के बारे में देखेंगे, और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।